हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड सोशल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली बांग्लादेश में किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उस पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और खास करके हमारे जो आसपास स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन पे किस तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द रीजन डेवलपमेंट। हम सभी ने जस्ट रिसेंटली सुना था कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस दिया गया है और डेथ सेंटेंस का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताई जा रही है। अब एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जो एलिगेशन पर लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है बाय द कोर्ट कि लास्ट ईयर जो जेनजी प्रोटेस्ट करा गया था बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त के महीने में, उस दौरान कुछ 1400 लोगों को इनके गवर्नमेंट ने, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने मार दिया था, उनको किल कर दिया था। अब इस एलिगेशन को लेके शेख हसीना कंप्लीटली बेसलेस एलिगेशन बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल भी जो डिसीजन लिया जा रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है और इसे एक तरीके से पॉलिटिकली सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और उनको फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, सरप्राइजिंग चीज ये भी देखी जा रही है कि जो एलिगेशन इनके अगेंस्ट लगाया जा रहा है या जो इनके अगेंस्ट वर्डिक्ट पास करा गया, वो इनके एब्सेंस में पास करा गया, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सेकेंडली, बांग्लादेश में रेफरेंडम या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की भी बात करी जा रही है। जुलाई चार्टर जो पास करा गया, जुलाई चार्टर बांग्लादेश में खास करके 5 अगस्त 2025 में पास करा गया और इस जुलाई चार्टर को लेके रेफरेंडम की डिमांड की जा रही है। रेफरेंडम का मतलब ये हो गया कि पीपल्स, जिसको हम पीपल्स वोट बोलते हैं, यहाँ पे आपकी कोई एक इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन रेफरेंडम के बेसिस पे जो भी जनता की आवाज होगी, जो भी जनता का वोटिंग होगा, उसके बेसिस पे मेजर पॉलिटिकल डिसीजन कंट्री में लिए जाएंगे, उसको लेकर रेफरेंडम की बात करी जा रही है। अब इस रेफरेंडम को लेके वहां की जो इस्लामिस्ट पार्टी है जिसका नाम जमायत इस्लामी है, वो काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, काफी ज्यादा उस पे एक तरीके से लीगली बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे रेफरेंडम लाया जाए, खास करके जुलाई चार्टर पे। अब जुलाई चार्टर पे रेफरेंडम लाने की बात क्यों जा रही और उसमें से क्या पॉइंटर्स मेंशन करे गए हैं। जुलाई चार्टर के अंदर लगभग लगभग 28 अमेंडमेंट पॉइंटर मेंशन करे गए हैं, जिसके अंदर से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि जस्टिस डिमांड की जा रही है, खास करके उन लोगों को जिनके अगेंस्ट प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्राइम किया है या उनको अब्यूज किया है, तो वो अपनी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। सिमिलरली, इस चार्टर के अंदर रूल ऑफ लॉ को लेकर भी बात करी गई है। तो सभी के लिए जो भी लॉ बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो सभी के लिए इक्वल होगा। खास करके इसके अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन की बात करी गई है ना। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंटर्स हैं जो जुलाई चार्टर में मेंशन करेगा और इस तरीके से उनके कुछ 28 पॉइंटर्स मेंशन करे गए हैं अपने पॉलिटिकल या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें से उन्होंने बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात करी हुई है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि अगर ये अमेंडमेंट्स हो जाते हैं तो बांग्लादेश में ड्वेल हाउस डेवलप हो जाएगा, दो लेजिस्लेचर आ जाएंगे। एक होगा आपका लोअर हाउस, एक होगा आपका लोअर हाउस और दूसरा होगा आपका अपर हाउस, जैसे कि हमारे कंट्री में है अपर हाउस और लोअर हाउस का कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो लोअर हाउस होगा वो नेशनल असेंबली होगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट करेंगे, जो भी इलेक्ट होगी, उनको लोअर हाउस माना जाएगा। और जो वहाँ के सीनेट होंगे, उनको अपर हाउस में रखा जाएगा। साथ ही साथ इस चार्टर के थ्रू जो जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स है उन पे लिमिट रखा जाएगा, उन पे कंट्रोल रखा जाएगा। और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उनके पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होता था, उन पे कंट्रोल, उन पे चेक लाया जाएगा ताकि वो डायरेक्टली कोई ऐसा डिसीजन ना ले सके जिसकी वजह से कुछ और भी डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश में अराइज हो। इसके साथ साथ वहां पे जो इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, खास करके बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आफ्टर द फॉल ऑफ हसीनाज गवर्नमेंट। और उसमें से अगर देखा जाए तो जमायत इस्लामी इस ड्यूरेशन में काफी अच्छा अपना पॉलिटिकल सपोर्ट गेन कर चुकी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो उनका नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्डर, इनका जो नेक्स्ट पॉलिटिकल इलेक्शंस है, उसको लेके भी काफी सीरियसली काम कर रहे हैं ताकि ये विन या ये जीत सके। नेक्स्ट इज, बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने 2026 के इलेक्शंस को लेकर भी तैयारी करी हुई है, लेकिन द प्रॉब्लम विद द 2026 इलेक्शन इज कि काफी सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में इलेक्शंस होते भी हैं, तो सबसे बड़ा जो सिचुएशन है कि जो करंट कंडीशन बांग्लादेश में चल रही है उस चीज को लेके, क्या बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकेंगे, क्या उस इलेक्शंस के दौरान में लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, क्या वहां पे वॉयलेंस कंट्रोल में रहेगा। इन चीजों को लेके काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क देखे जा रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर सिचुएशन सेम रहा
तो क्या बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे नहीं कराएंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। दूसरी चीज, जुलाई डिक्लेरेशन को लेकर जो कंसर्न रेज करे गए हैं, जो चैलेंजेस रेज करे गए हैं, जितना जल्दी जुलाई डिक्लेरेशन वो इवॉल्व करेंगे, डेवलप करेंगे, उतना ही बेटर तरीके से गवर्नमेंट पे कंट्रोल आ पाएगी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आ पाएगी, और एक बेटर फ्यूचर पॉलिटिकल रोड मैप डेवलप हो पाएगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट वहां पर है, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन डेविल हंट के बेसिस पे वो खास करके कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जो बांग्लादेश में क्राइम, या जिसको बोलते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन डेविल हंट को लेके एक ये भी कंसर्न रेज करा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान खास करके अवामी लीग के जो मेंबर्स हैं, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ना ही कि जो लोग क्राइम वहां पे बढ़ा रहे हैं। तो एक काफी ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे राइज हो रही है कि ऑपरेशन डेविल हंट का जो मेन पर्पस था कि जो भी कंट्री में जो इलीगल टेंशन राइज कर रहे हैं, जो इलीगल तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना है। लेकिन उस ऑपरेशन के तहत जो अभी कंसर्न रेज करा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आवामी लीग के मेंबर्स को, या आवामी लीग के जो लॉयलिस्ट हैं, जो खास करके जो शेख हसीना के साथ सपोर्ट में है, उन पे अटैक किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी दिख रहा है। उसी के साथ साथ हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो रीजन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, और इंडिया अपना रोल इस तरह इस पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर में किस तरीके से निभाएगी। अगर देखा जाए तो अब तक इंडिया ने काफी कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने पॉलिटिकल या अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन रखा हुआ है, और अपने काफी बेटर डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को डील कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, इन पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो कंप्लीट बांग्लादेश की जो फ्यूचर गवर्नेंस है वो चेंज होगी, और खास करके बांग्लादेश को और भी इंडिपेंडेंट या मल्टीपोलर अलाइनमेंट में देखा जा रहा है। लेकिन जो अभी चेंजेस हम देख पा रहे हैं बांग्लादेश में, जो अभी हम चैलेंजेस बांग्लादेश में देख पा रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया के बॉर्डर्स के आसपास, इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, माइग्रेशन चैलेंजेस हैं, और जो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क काफी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो अगर इन्हें टाइमली कंट्रोल नहीं करा गया, इन्हें अगर टाइमली कंट्रोल नहीं करा गया, तो क्या क्या चैलेंजेस हम अपने कंट्री में ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले जो चैलेंज ऑब्जर्व करेंगे इज द केस ऑफ इलीगल माइग्रेशन। अब इलीगल माइग्रेशन जो हमारे कंट्री में होगा, इसकी वजह से काफी सारे लोग एक अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से हमारे कंट्री में आके रहेंगे। इसकी वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इशू लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इशू लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आप बोल सकते हो कि इलीगल स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग, है ना, या क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल चैलेंजेस, cross border political challenges, and also the issues like terrorism, the issues like terrorism may get arise in India। इसीलिए इंडिया इन सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। और ये जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में मेंशन किया गया है, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, खास करके हमारे जो नियर बाय स्टेट्स हैं बांग्लादेश के, जैसे कि असम हो गया, या असम के साथ साथ सॉरी वेस्ट बंगाल है, या त्रिपुरा है, इन सब स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। और इनलीगल माइग्रेशन की वजह से जो लोकल पॉलिटिकल टेंशन है, ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए इंडिया का जो स्टैंड है इस कंप्लीट सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया डेफिनेटली इसे एक डिप्लोमेटिक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिसी के थ्रू इसे काफी अच्छे से डील करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, एंड ये वीडियो में आपको बांग्लादेश के जो अराइजिंग पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.